ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है और इसमें बताता हूँ काफ़ी सारे बच्चे अभी भी एमबीबीएस इन फिलीपींस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं कॉमन क्वेश्चंस आपके आंसर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, भैया हमारा बजट कितना जाएगा। तो वहाँ पे मैंने जितना पे किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने बीएस के लिए पे किया था 6.75 लाख। एजेंसी एंड एजेंट की फ़ीस थी 1.5 लाख। वीज़ा प्रोसेस के लिए 30,000, टिकट्स के लिए 30,000 एंड इन सब के अलावा थोड़े मिसलेनियस चार्जेस और थे। एमडी की बात करूँ तो बीएस एंड एमडी टोटल मिला के जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर बैठता है वो 23.5 लाख के आसपास बैठता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 25 लाख आपके पढ़ाई में लग जाएंगे। ठीक है, अब ये था खाली ट्यूशन फ़ीस। इसके साथ साथ आपको रहना है, वहाँ खाना है, हर साल इंडिया आना जाना है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बेसिक जो कॉस्ट होती है यार, वहाँ पे छोटी छोटी कॉस्ट होती है। जैसे वहाँ पानी ऐसे ख़रीदना पड़ता है आपको, एक्वागार्ड वगैरह नहीं चलता वहाँ। तो इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, बट आपको अगर वन वर्ड आंसर चाहिए तो आई वुड से एनीवे बिटवीन 45 टू 55। 60 भी जा सकता है और 45 को 40 भी जा सकता है, तो 40 टू 60 के बीच में पड़ेगा। नाउ इट वुड डिपेंड ऑन वेयर यू विल लिव। जैसे मैं जहाँ रहता था, मैं अपने अपार्टमेंट के बारे में बताऊँ तो वो 1 BHK ही था। वहाँ 1 BHK को 1 BR बोलते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट। तो उसका मुझे जो पे करना पड़ता था पर मंथ 30,000 INR था। मतलब 20,000 पीसोस पर मंथ वहाँ पे रेंट था। तो हम 2 लोग रहते थे तो 15,000 INR रेंट पे ही चला जाता था। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं वो भी पर मंथ 7 to 10,000 INR पे करते हैं। अगर मैं मेस की बात करूँ तो वहाँ पर मंथ मेस का खर्चा 4,500 से 5,000 पीसो रहता है। तो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8,000 INR आप मान लो पर मंथ मेस का खर्चा। अगर आप खुद से खाना बनाते हो तो ग्रोसरी लेने दूर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर लो। और प्याज वहाँ पे कुछ महीनों में 500 रुपये KG हो जाते हैं, 500 रुपीज़ KG। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके आपका उतना ही बजट आने वाला है जितना मैंने बताया, समवेयर बिटवीन 45 to 60 लाख INR। अब दूसरा क्वेश्चन रहता है क्या वहाँ सेफ़ है वो कंट्री। तो मैं आपको बताता हूँ, इट वुड डिपेंड ऑन वेयर यू विल लिव। अगर आप NCR रीजन में रहते हो, मनीला के आसपास रहते हो, मकाती में रहते हो, तो हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ इलाका हो। जैसे मैं परपेचुअल में था, लास्ट पिन्यास में रहता था, तो टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ इलाका था क्योंकि वो NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। लेकिन इसके बाद मैं ये बताता हूँ, वहाँ पे पेटी थेफ्ट्स बहुत होते हैं। वहाँ लोगों के फ़ोन्स चोरी हो गए, पर्सेस चोरी हो गए, पैसे बहुत चोरी होते हैं। और उसके साथ साथ अगर अगर आप रात को जा रहे हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को खासकर। और वहाँ पे वो जीप जैसा जो चलता है, जिपनी जिसे बोलते हैं, उसमें भी अकेले ट्रैवल करना रात को मैं अच्छा नहीं मानता, सेफ़ नहीं मानता। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि क्या वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो येस, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ऑन रोड आपको नहीं दिखेगा, बट कैट कॉलिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे हो तो लोग फ्रेंडली हैं, ऐसा कुछ आपको बॉयकॉट नहीं करते हैं। बट जो थोड़ी सी पावर में होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, और अगर आपका लैंडलॉर्ड हो गया, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको दिखेगा कि वो आपको अलग ट्रीट कर रहे हैं और फिलिपिनोज़ को अलग ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स को वो उतना अंडरस्टैंड करना चाहते नहीं हैं। तीसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ मैंने ये भी देखी थी कि वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं, वो तो इंडिया में भी होता है कि उनको पता है आप वहाँ के नहीं हो, तो आपको लोकल प्राइसेस का उतना अंदाज़ा नहीं है, तो एकदम प्राइसेस बदल देंगे। फिलिपिनो के साथ जाओगे तो हो सकता है जो चीज़ आपको 250 में मिल रही है, ठीक है, वो आपको 50, 60, 100 रुपये में मिल जाए। तो ये सब वहाँ पे रहता है। एक और क्वेश्चन बच्चों का रहता है क्या वहाँ इंडियन फूड अवेलेबल है। तो वहाँ हाँ, इंडियन फूड अवेलेबल है। इतने सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मेसेज हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, पाकिस्तानी, काफ़ी सारी मेसेज है, जहाँ मर्ज़ी आप खा सकते हो। नॉन वेज, वेज मिलता है। एक और ऑप्शन बच्चों का रहता है, क्वेश्चन रहता है कि क्या वहाँ डाइट कैसी है। तो मैं बता देता हूँ, वहाँ डाइट की प्रॉब्लम्स तो होती है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज में बीफ, पोर्क ये सब खाते हैं, तो जो वेजिटेरियंस उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इंडियन चीज़ें जैसे चिप्स, कुरकुरे वहाँ मिल जाते हैं, बट बहुत महंगे। जो यहाँ 20 रुपये का पैकेट है, वहाँ 300 रुपये का पैकेट है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। लास्ट ऑप्शन, एक और क्वेश्चन ये है कि करेंसी का क्या वैल्यू है ना, करेंसी के बारे में बताओ। तो वहाँ चलते हैं फिलिपिनो पेसोस, 1 PHP कहते हैं उसे। वो 1.5 to 1.6 INR के बराबर है। मतलब उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी करेंसी से। फिर भैया पढ़ाई कैसी है वहाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो पढ़ाई में ऐसा है कि लाइक एवरी अदर कॉलेज, MBBS अब्रॉड का खासकर, और इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेजेस में जैसा हाल होता है, वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। BS के बारे में बताता हूँ, BS में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है वहाँ। BS में आपको फिजिकली जाना भी ज़रूरी नहीं होता है बहुत सारी केसेस में। MD में पढ़ाई होती है डेफिनेटली। MD में
लेकिन फिर वही है कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं उस हिसाब से होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन ये मान लो कि 10% टीचर पढ़ाएगा, 90% आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, भैया वहाँ पे आने जाने का फ़्लाइट का टिकट कितना होता है, वो मैंने पहले बता दिया था आपको 30,000 अगर आप विद लगेज आते हो, आप विदाउट लगेज आते हो, और अगर आप खाली बैकपैक लेके आ रहे हो इंडिया विज़िट करने आ रहे हो पेरेंट्स को और एडवांस में फ़्लाइट बुक करते हो तो वो आपका 20-25,000 तक भी हो सकता है। ले ओवर होता है ऑब्वियसली 14 to 16 आवर्स की फ़्लाइट होती है, ज़्यादा की भी हो सकती है। ले ओवर मोस्टली मलेशिया, सिंगापुर, ऐसी जगह बैंकॉक, इन जगहों पे होता है। आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन ले ओवर होता है 4 घंटे का मिनिमम होता है, मैक्सिमम फिर वो 10 घंटे का भी हो सकता है, 12 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच फ़्लाइट यू आर टेकिंग। एयर एशिया की फ़्लाइट्स लेना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें प्लेन बदलता नहीं है, उसमें एयरलाइन बदलती नहीं है, तो दिक्कत नहीं होती लगेज में भी और बाकी चीज़ों में भी। एडिशनल हिडन कॉस्ट्स नहीं होती हैं। एक और क्वेश्चन होता है बच्चों के पास कि ये वीज़ा कन्वर्जन जो होता है इसके बारे में बताओ। तो मैं बताता हूँ, स्टूडेंट वीज़ा बनता है आपका, और स्टूडेंट वीज़ा हर साल रिन्यू होना पड़ेगा, ठीक है, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा। उसमें आपके 30,000 के आसपास रुपए हर साल लगने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा को रिन्यू कराने के लिए। इसके साथ एक और प्रोसेस होता है ACR का। ACR कार्ड मिलता है आपको, ACR बहुत बच्चों को पता नहीं होता तो ढंग से सुनना। ACR कार्ड होता है जो एक टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड होता है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस कार्ड के बाद आपको बार बार ना वहाँ का वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। आप वहाँ से इंडिया आ पाओगे, इंडिया से वहाँ जा पाओगे बिना वीज़ा लगवाए, डायरेक्ट फ़्लाइट की टिकट करें, तो इससे पैसे बच जाते हैं। लेकिन ये ACR कार्ड हर साल रिन्यू कराना पड़ता है 12 महीने के अंदर अंदर, तो वहाँ भी पैसे आपके जाएंगे। तो ये मिसलेनियस कॉस्ट है जो एजेंट्स बताते नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इन सबको ऐड करते रहना चाहिए आपको। ज़ेरॉक्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट ऐड होती है एंड में। स्टेशनरी वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, स्टेशनरी आप इंडिया से लाओ तो बेटर है, बुक्स वगैरह इंडिया से लाओ बेटर है। आईपैड, लैपटॉप्स, ये सब क्या क्लास में अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है, ये सब आप ले जा सकते हो। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी है तो आप पूछ लेना, मैं वीडियो में बताऊंगा, या इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो, वहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, नीचे लिखा हुआ है मैंने सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि भैया मुझे ये बताओ कि वहाँ वैलिड है, इंडिया के बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो पढ़ के वापस आएंगे, इंडिया में वैलिड होंगे कि नहीं, यही सवाल सबके मन में है। तो मैं पहले ये बताता हूँ, अभी भी बातें चल रही हैं लाइसेंस मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे न्यू नोटिस आ रहे हैं। कुछ नोटिस मैंने पढ़े जिनमें सेक्शन 9 में लॉ में लिखा है, रेसिप्रोकल लॉ में लिखा है कि उन लोगों को नहीं मिलेगा लाइसेंस जिनकी कंट्रीज़ वहाँ नहीं देती। लेकिन फिर उसके नीचे सेक्शन 11 में भी कुछ कुछ लिखा है कि अगर आप विदाउट पैसे लिए वहाँ काम करोगे, है ना, वहाँ उनकी इनकम सोर्सेज एंड उनकी लाइवलीहुड के साथ इंटरफेयर नहीं करोगे, बिना पैसे के वहाँ काम करोगे, तो आपको मिल सकता है लाइसेंस। तो अभी भी अंडर वर्क्स में ये सारी चीज़ें, जैसे ही कुछ फाइनल डिसीजन आता है, लिखित में आता है, या जब ये डेट बता देते हैं कि हाँ इस डेट को हम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेंगे, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात याद रखना, ये एजेंट्स के हाथ में नहीं होता है। वो बोलते हैं कि लाइसेंस हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं लाइसेंस मिल जाएगा। ये चेड, NMC एंड इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब जितनी भी काउंसिल्स है ना ऑफिशियल, उनके हाथों में होता है, ना कॉलेज के हाथ में, ना एजेंट के हाथ में, ना प्रोफेसर्स के हाथ में, ना डीन के हाथ में। ये बात याद रखना। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जैसे परपेचुअल, जो बोलते हैं हम ऑटोनॉमस है, हम अपने आप से फंक्शन कर सकते हैं, हमें वहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये गलत है और ये मिस इन्फॉर्मेशन है। देखो मैं ये नहीं कह रहा वो ऑटोनॉमस नहीं है, वो ऑटोनॉमस हैं, लेकिन ऑटोनॉमस होने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइसेंस खुद से दे सकते हैं या कोई भी ड्यूरेशन फॉलो कर सकते हैं। एंड में उनको भी ड्यूरेशन इंडियन इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से करनी पड़ेगी। मतलब 5.5 साल का MD होना पड़ेगा, BS का ड्यूरेशन अलग जो 1.5 to 2 ईयर्स का होता है, 5.5 साल का MBBS। उसके बाद जब भी आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आने का रिजल्ट, और उसके बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, जिसके बाद 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में होगी। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। अगर कोई भी और प्रॉब्लम है, किसी भी और तरीके की आपको हेल्प चाहिए, तो आई एम हेयर, आप मुझे हिट कर सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।